कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जब 324 आर्टिकल को बनाया और ईसीआई को पूरी ऑटोनॉमी देने की बात करी, तो आज के दौर में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं उसकी फ्री एंड फेयरनेस पे? उसी आर्टिकल में जब नियुक्ति की बात होती है, इलेक्शन कमीशन नियुक्त कैसे होगा, तो वहाँ पर मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है। जो नियुक्ति हो रही है कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट रूलिंग पार्टी या सरकार का बहुत ज़्यादा आ जाता है। इलेक्शन कमीशन पर इतने सवाल उठते हैं तो उसका किस हिसाब से जवाब दिया जाना चाहिए? 90 के दशक में जब पीएम सेशन आते हैं तो उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए, एक ऐसे फेयरलेस स्टेप्स कहूँगा, जहाँ पे उन्होंने, अगर उनको ये भनक भी लगती थी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंसिल करा देना, जैसे केरल में हुआ। ये जो इलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया की। ये हमारे देश की इलेक्शन कमीशन है और ये हमारे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन है। ये किसी राजनेता के लिए काम नहीं करती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती है, ये काम करती है हमारे लोगों के लिए, हमारे पब्लिक के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं विधि विचार के एक और एपिसोड में, जहां कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहता है। वो ज़िंदगी से टकराता है, सवाल उठाता है और उसके जवाब हम आपको देते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉडी के बारे में जो कि ना नेता है ना पार्टी है, फिर भी हर 5 साल में लोकतंत्र को जवाब देने के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरीके आगे आती है, जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर, जो कि मेरे सहपाठी भी हैं और पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं। स्वागत है आपका प्रखर। बहुत बहुत धन्यवाद अभय। तो बात करते हैं ईसीआई के ओरिजिन का, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो प्रखर, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस उसने हासिल करी थी, तो उसके बाद डेमोक्रेसी का सपना देखा गया। डेमोक्रेसी के बाद इलेक्शन कराने का सपना देखा गया। तो इसमें ईसीआई का क्या रोल था? कृपया उस पर थोड़ी अपने विचार व्यक्त करें। बिल्कुल, जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो आपने जिस सपने की बात करी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के सपने की बात करी, तो उसे मुकम्मल बनाने के लिए हमने संविधान बनाया। और उसी संविधान में आर्टिकल 324 में हमने ये रखा कि एक इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए जो कहीं ना कहीं भारत में इलेक्शंस करवा पाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा पाए। एंड ये इस वजह से इतना ज़रूरी हो जाता था क्योंकि हम अगर भारत देश को देखें तो यहाँ पे कई प्रांतों से लोग आते थे और बहुत बड़ा देश है हमारा। तो यहाँ पे एक समय पे कैसे इलेक्शंस कराना है, तो उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी था। वो रेगुलेट करने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत थी। वही बॉडी हमारी ईसीआई के रूप से आई, जिसने सबसे पहले 51 और 52 में इलेक्शंस हमारे देश में करवाए। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बात करी, तो इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा आपसे हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी के बारे में और उनके योगदान के बारे में भारत का पहला इलेक्शन कंडक्ट कराने में। सुकुमार सेन जो ब्रिटिश काल के आईसीएस ऑफिसर थे, मेरे हिसाब से वो भारत के इतिहास के, अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो सबसे शाश्वत और सक्षम ब्यूरोक्रेट्स में से एक रहे हैं। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ और इलेक्शन कमिश्नर की उनको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इतने बड़े देश में जहाँ पर लिटरेसी की बात करें या फिर हम भुखमरी की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, जहाँ पे हम बहुत पिछड़े थे, ऐसे देश में कैसे इलेक्शंस करवाए जाएं। क्योंकि इलेक्शंस इसलिए भी ज़रूरी थे कि जो सपना हमने देखा लोकतंत्र देश का, वो लोकतंत्र को मुकम्मल करने के लिए हमें इलेक्शंस करवाने थे। एंड क्योंकि उससे पहले कभी इतने बड़े रूप से भारत में इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो सब कुछ एकदम स्क्रैच से करना था कि कैसे इलेक्टोरल रोल्स बनने हैं, कैसे बूथ्स बनने हैं। तो सुकुमार सेन को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया कि किस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। बूथ्स को उन्होंने ये हिसाब से बनाया कि हर एक बूथ पे 1000 वोटर्स की कैपेसिटी बने। और इस बूथ्स को बनाने का काम बहुत मुश्किल था। लॉजिस्टिक्स का जो इशू आता है, लॉजिस्टिक्स का इशू इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो कैसे बैलेट बॉक्सेस और बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तब उस टाइम पे उन्होंने घोड़े हों, चाहे ऊँट हो, चाहे हाथियों का सहारा लेके शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में भी उन्होंने बूथ्स का निर्माण करा ताकि इलेक्शंस पॉसिबल हो पाए। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुकुमार सेन जी जो थे, उन्होंने इलेक्शन को उस दौर में पूरा कराया जब ना टेक्नोलॉजी थी, ना ईवीएम था, और 17 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा दिया इलेक्शन कंप्लीट कराने के लिए, और किसी ने एक रील तक नहीं बनाई। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जब 324 आर्टिकल
को बनाया और ईसीआई को पूरी ऑटोनॉमी देने की बात करी, तो आज के दौर में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं उसकी फ्री एंड फेयरनेस पे और उस पे अनबायस्ड ना होने पर और उसकी बायसनेस पर? तो उस पे आपके क्या विचार हैं? मेरे हिसाब से जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, जो बात करता है कि इलेक्शन कमीशन की बॉडी, जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसी आर्टिकल में जब नियुक्ति की बात होती है कि इलेक्शन कमीशन नियुक्त कैसे होगा, तो वहाँ पे मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है कि हम ये देखते हैं कि जो नियुक्ति हो रही है, कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट रूलिंग पार्टी या सरकार का बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब नियुक्ति वही कर रहा है, तो अपने पक्ष में क्यों नहीं करेगा? पर कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की गद्दी पे बैठता है, वो अपने आप उसके अंदर से इंडिपेंडेंट का जो वैल्यू है, वो निकल कर आती है। जैसे अगर हम बात करें 1973 में जब इंदिरा गांधी ने टी स्वामीनाथन को अपॉइंट करा, जो कि बहुत करीबी थे कांग्रेस के, और फिर जब 1970 में इलेक्शंस होने थे और जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो बहुत सारे ये लोगों के मन में डाउट था कि क्योंकि टी स्वामीनाथन बहुत करीबी हैं इंदिरा गांधी के और इमरजेंसी का काल ख़त्म हुआ था उस समय, तो क्या वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आएगी? ये बहुत डाउटफुल था। बट इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर दिखाया कि वो फ्री एंड फियरलेस है, एंड उन्होंने इलेक्शंस करवाए और उसका जो रिज़ल्ट आया, वो कहीं न कहीं जो हम सोच रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे, उसके विपरीत आया। तो मेरे हिसाब से कई बार ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, पर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर एक तौर पे फ्री एंड फेयर है। बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर तरीके से ही इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए, वरना वही हो जाएगा कि अंपायर और टीम साथ में खेल रहे हैं और खेल का जो रिज़ल्ट है वो पहले से ही डिसाइड हो गया है। तो प्रखर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने इतनी चर्चा करी कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है, उस पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि वो बायस्ड है। तो आपके मुताबिक कौन-सा दौर इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे अच्छा रहा, जहाँ पर उस पे सवाल सबसे कम उठे? आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी, तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का कोई एक पर्टिकुलर किस्सा नहीं, पर वो पूरी कहानी बहुत ही रोमांचक और अच्छी रही है। पर अगर मैं उसमें से एक दौर की बात आपने अगर कही, तो 70 से जो 90 का दशक था, मेरे हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि वो टाइम था जहाँ पे पॉपुलेशन एकदम से बूम हुई, जहाँ पे इलेक्शंस का महत्व लोगों को पता चलने लगा और कहीं न कहीं हम लोग ग्रो कर रहे थे। पर उसी समय एक नया मुद्दा जो चैलेंज आता है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो आता है बूथ कैप्चरिंग की, जो सबसे पहले बेगूसराय, बिहार में दिखता है। तब हम लोगों ने बहुत, इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि ये एक वन ऑफ द इंस्टेंसेस है। बट उसके बाद 70 के दशक में ये होने लगा कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो बाहुबल या बाहुबलियों के समर्थन से लड़ने लगे कि हाँ, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग या फिर पैसे दे के कई तरीक़ों से मैल प्रैक्टिसेस के द्वारा उन्होंने इलेक्शंस लड़ना चालू कर दिया। वहीं पे जब मैं 90 के दशक की बात करूँ, 90 के दशक में जब टीएन सेशन आते हैं, तो उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए, एक ऐसे fearless स्टेप्स कहूँगा, जहाँ पे उन्होंने, अगर उनको ये भनक भी लगती थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा इलेक्शंस कैंसल करा देना, जैसे केरल में हुआ। और बिहार में कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे ये लगा कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग बंद कर देना। तो ये वो स्टेप्स थे जो कहीं न कहीं आज के टाइम पे जो बूथ कैप्चरिंग हमें अब बहुत रेयरली देखने को मिलती है, नहीं भी देखने को मिलती है, वो उस दौर ने कहीं न कहीं डिसाइड करा था। बिल्कुल, जहाँ पर इतने सवाल उठते हैं, वहीं पे टीएन सेशन जैसे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिन्होंने सवालों का जवाब भी उतनी ही मज़बूती से दिया। तो अब हम आगे बात करेंगे कि किस हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन पर इतने सवाल उठते हैं, तो उसका किस हिसाब से जवाब दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से, जब आपने अभी टीएन सेशन का नाम नहीं लिया है, तो टीएन सेशन की नियुक्ति पे बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि वो राजीव गांधी के बहुत ही क्लोज़ थे और मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो उनका सवाल ये उठता है कि उनके कभी कार्यकाल में सवाल नहीं उठा, क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं, बाइंडिंग बनाया और कई ऐसे स्टेप्स लिए जो सरकार के अगेंस्ट भी थे, जो हमें लगता नहीं था कि होगा। पर सवाल इस वजह से ये उठता है क्योंकि टीएन सेशन के कार्यकाल के बाद जो चीज़ें हुई, जैसे कि उनको कांग्रेस के द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़वाना, चलो वो भी एक बार तक ठीक था। बट उसके बाद एलके आडवाणी के अगेंस्ट गांधीनगर से इलेक्शन लड़वाना लोकसभा, ये सारी चीज़ें होने के बाद में उनकी छवि पे कुछ ना कुछ तो धब्बे तो ज़रूर से लगे कि इलेक्शन कमिश्नर होने के बाद वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में, या समर्थन में क्या, उनके साथ खड़े होकर
वो आ गया है, इसलिए कुछ सवाल उठते हैं। तो अब सवाल जवाब की बात है ही, तो आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पार्ट आता है कंट्रोवर्सीज का। हाल ही में बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, 2024 का इलेक्शन हुआ, तो इतनी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं कि ईसीआई पर इतने सवाल उठते हैं, तो ये परसेप्शन फ्री एंड फेयरनेस का थोड़ा धूमिल हो जाता है, छवि धूमिल हो जाती है ईसीआई की। तो आपका इस पे क्या विचार है कि हमें इसका किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, ईसीआई को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में अभी दो मुद्दे आ रहे हैं। पहला मुद्दा ये कि इलेक्शन कमीशन इस समय मुझे ये लगता है कि वो अपनी पावर्स को एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहा है, जो उसके एम्बिट में नहीं भी आती हैं उन पावर्स को भी वो एक्सरसाइज करने की करता है। जैसे कि जब हम असम और बंगाल के इलेक्शंस की बात करते हैं, जहाँ पर कई बार ये बात उठी कि जो वोटर आईडीज़ बनाई गई हैं वो हो सकता है बांग्लादेशियों की या फिर फॉरेन नेशनल्स की है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये अपने ऊपर पावर ले ली कि हम चेक करेंगे कि इनकी वोटर आईडी सही है नहीं सही है, और साथ ही साथ वो ये चेक करने पे आ गए कि क्या वो नेशनल फॉरेन नेशनल है। तो मेरे हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हैं जो जज कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ पे उनकी जो पावर्स नहीं दी गई हैं वो पावर्स को एक्सरसाइज करें। और दूसरी तरफ जब हम बिहार एसआईआर की बात करते हैं, एसआईआर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से उनको अधिकार दिया गया है कि एसआईआर कराया जाए, और बिल्कुल जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि इससे इलेक्टोरल रोल्स एक बार रिफ्रेश हो जाता है। पर जब बिहार की कंट्रोवर्सी की बात आते हैं तो वहाँ पे सवाल ये उठता है कि एकदम से अचानक से 65 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। उन 65 लाख वोटर्स में जो ज़्यादातर एक बड़ा नंबर महिलाओं का था, और वो महिलाएं जिनका अभी हाल ही में विवाह हुआ था। तो इन एकदम अचानक से वोटर लिस्ट से हटा देना, इस पे ईसीआई कमिश्नर का कोई ऐसा स्टेटमेंट, सैटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट ना आना, उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स जो पहले चला करते थे ईसीआई के द्वारा कि वोट्स कैसे देने हैं, या फिर एसआईआर की बात करें, एसआईआर है क्या? एसआईआर बिहार में बताना चाहिए कि एसआईआर है क्या, और अगर आपके नाम डिलीट हुए हैं तो कैसे आने हैं। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन को अब कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए एंड अवेयरनेस प्रोग्राम से वर्क करना चाहिए, तब ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये हट पाएंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पार्टी हार जाती तो वो हर बार अपना रोना यही रोती कि ईवीएम हैक था, ईसीआई हमारी बायस थी, या फिर कोई ना कोई बूथ कैप्चर कर रहा है। तो इसी वजह से वो ईसीआई को अपना विलेन बना लेता है और जीतने वाली पार्टी गार्जियन एंजल। तो प्रखर, मैं आपसे इसी क्रम में ये जानना चाहूँगा कि ग्लोबली भी काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं, कई डेमोक्रेटिक देश हैं, यूएसए हो गया सबसे पुराना डेमोक्रेटिक देश, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करे जाते हैं? तो हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें वो भारत देश में भी इम्प्लीमेंट किया जाए? अगर हम ग्लोबली बात करें तो हम कई देशों से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो 2019 का डेटा निकाला गया था ईसीआई द्वारा, तो वहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, और वही 2024 की बात करते हैं वो नंबर और बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं जो भारत देश में, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर इतना पैसा खर्च होना, इतना पैसा भी मैं नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इस पे कहीं न कहीं पार्टी फंडिंग पे लिमिट, इलेक्शंस पे लिमिट जो है हमारे देश में, मैं ये कहूँगा लिमिट है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि आपको लोकसभा इलेक्शंस में कितना पैसा खर्च करना है। उसके अलावा साथ ही साथ जो हमें सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए स्विट्ज़रलैंड से, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड, मैं मानता हूँ, डेमोक्रेसी का एकदम एग्ज़ैक्ट डेफिनीशन है मेरे हिसाब से लोकतंत्र की, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम बात करते हैं इलेक्शंस की, वोटिंग की, तो वहाँ पर ये ना होकर वोट कि एक इंसान को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, चाहे उसके पास मेजॉरिटी ना हो, ठीक है? हम इंडिया में इलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं और आप अगर इलेक्शन पे लड़े हैं और एक और तीसरा इंसान है, मुझे 40% वोट मिला है, आपको 30 और दूसरे को 30, तो मैं, ज़ाहिर-सी बात है, मैं जीत जाऊँगा। पर मेरे पास पब्लिक मैंडेट नहीं होगा, क्योंकि 7% लोग अभी भी मेरे अगेंस्ट में हैं। पर वहीं पे जब हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, जहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम चल रहा है। प्रोपोर्शनल सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि अगर एक पार्टी को 30% वोट मिले हैं, एक को 40 मिले हैं और एक को 30 मिले हैं, तो जो कैबिनेट बनेगा, जो सरकार बनेगी, उसमें उसी प्रतिशत के हिसाब से कैबिनेट में मेंबर्स होंगे कि 30% एक पार्टी के होंगे, 40 एक के और 30 एक के। तो उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, उससे ये देखने को मिलता है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा है,
क्योंकि यहाँ पे अगर एक पार्टी जीतती भी है, जहाँ पे हम इंडिया में देखते हैं कि इलेक्शंस पे जब वोटिंग पड़ती है वो 50% से ज़्यादा नहीं पड़ पाती है, तो मतलब पब्लिक मैंडेट नहीं है। तो पब्लिक मैंडेट लेने के लिए हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेना चाहिए, जिस तरह से स्विट्जरलैंड में चल रहा है। बिल्कुल। तो आपने हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बावजूद इतने क्रिटिसिज्म्स के ईसीआई अभी भी पूरे दुनिया की सबसे एफिशिएंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है। और मेरा ये मानना है कि जब तक वोटर हमारा अलर्ट रहेगा तब तक डेमोक्रेसी हमारी सेफ रहेगी। बिल्कुल, मुझे इसी चीज़ पे टीएन शेषन जी की एक बात याद आती है, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया की। ये हमारे देश की इलेक्शन कमीशन है और ये हमारे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन है। ये किसी राजनेता के लिए काम नहीं करती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती है, ये काम करती है हमारे लोगों के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिसका वादा हमें करा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेमस के द्वारा, वो पूरा हो पाए। तो प्रखर ये कहना गलत नहीं होगा कि बावजूद इतने क्रिटिसिज्म्स के, हर बार सवाल उठने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड आउट करके अपना जवाब जनता के बीच में रखा है। ईसीआई सिर्फ एक बॉडी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की कंशाइंस है, जो कि हमें हर 5 साल में ये बताता है कि डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना एपिसोड समाप्त करते हैं।